Hello brilliant students. This time we are doing for class 7th History chapter 10 18th century political formations. 18th century के अंदर जो राजा महाराजा हुए उनके बारे में क्या क्या हुआ था। जो मुग़ल एम्पायर है वो लगातार डिक्लाइन की अवस्था में था। वहाँ के राजाओं को मारा जा रहा था, यानी कि नवाबों को, है ना। और भी जो कुछ हुआ, जो दूसरे देशों से, ईरान से अटैक कर रहे थे भारत में आकर के, उसके बारे में तो ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ बता रखा है। मुग़ल कैसे डिक्लाइनिंग यानी गिरावट की स्थिति में पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए। ओके, यहाँ है, इफ़ यू लुक एट मैप्स 1 and 2 क्लोजली you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century। अगर आप ये 1 मैप है और ये 2nd मैप है, इसमें देखोगे तो काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है इस एरिया के अंदर। 18th सेंचुरी के आधे जब जा चुकी थी, 1750 और उससे आगे के अंदर क्या क्या बदलाव आए वो आप देख सकते हैं इन 2 मैप्स की सहायता से। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। कि कैसे जो मुग़ल एम्पायर था उस वक्त, तो उनकी बाउंड्री कैसे बदल रही थी, कैसे रीशेप हो रही थी, और किसके द्वारा ये हो रहा था। कई सारी और इंडिपेंडेंट, यानी कि जो मुग़लों पर डिपेंड नहीं थी, अपने खुद के ही राज वो बना रहे थे, खुद ही राजा बन रहे थे। क्योंकि अगर जो नवाब है, जो राजा है, कमज़ोर होंगे तो जो उनके अंडर में आने वाले जो मनसबदार है, सूबेदार है, वो क्या करेंगे, वो ही उस एरिए पर अपना हक जमा लेते हैं। तो वो हुआ। By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of the territory in eastern India। आप ये भी देखेंगे 1765 में कि जो दूसरी पावर, जो ब्रिटिश आ चुके थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले बंगाल में आई थी और उसके बाद धीरे धीरे सब जगह फैल गई, कैसे उन्होंने भी जो पूर्वी भारत है उस पर अपना हक जमा लिया था। काफ़ी जगह उन्होंने ले ली थी। What these maps tell us that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time। ये जो 2 मैप है ये आपको बताएंगे कि कैसे पॉलिटिकल कंडीशन से 18th सेंचुरी के अंदर बिल्कुल बदल चुकी थी, बहुत जल्दी से, बहुत ही कम टाइम के अंदर। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, पानीपत, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, यहाँ पे और नाम यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये इसी वजह से था कि कई और राजा आ चुके थे, दूसरों ने इस पर अटैक कर दिया था, या फिर जो वहीं के लोग हैं उन्होंने इन पर हक जमा लिया था, तो उन्होंने अपना नाम और रख लिया और अपनी बाउंड्री बढ़ा ली, या उनकी बाउंड्री टूट गई जो पहले थी। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the Third Battle of Panipat in 1761। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे नए पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए राजा महाराजा, नए नवाब सामने आए इस भारत के इस हिस्से के अंदर 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से लेकर के ये कह लो कि रफली 1707 जब औरंगजेब मर चुका था
1761 जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी तब तक। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। ये मैप 1 के अंदर यहाँ पे शो किया हुआ है स्टेट फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी में जो स्टेट बनी वो, और ये जो है ये है ब्रिटिश टेरिटरीज इन द मिड 18th सेंचुरी, यानी 1750 के आसपास की है ये, राइट। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब आगे देखते हैं द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। जो एम्पायर हैं, जो बाद के जो मुग़ल हुए उनकी और उनके एम्पायर की कैसे उनका गिरावट हुआ, कैसे वो गिरावट की तरफ बढ़े। क्राइसिस का मतलब हुआ संकट काल, यानी कि जो इन पर आपदाएं आई वो। इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century। आपने चैप्टर 4 में देखा कि कैसे मुग़ल पहले अपनी सक्सेस की चरम पर थे, यानी लगातार उन्हें जीत हासिल हो रही थी भारत के अलग अलग हिस्सों में, और फिर बाद में इनको लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। These were caused by a number of factors। ये कई कारणों से ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा और दिक्कतें इनके सामने आनी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ये अपना राजपाट नहीं संभाल पाए। एम्परर औरंगजेब had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan। जो औरंगजेब था उसने क्या किया, उसकी जो मिलिट्री पावर है और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह लो जिस जहाँ से उसको पैसे मिलते थे, वो लगातार कमज़ोर होते चले जा रहे थे। जब वो दक्कन की लड़ाइयों में, यानी कि साउथ के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, उन लड़ाइयों के अंदर लगातार वो कमज़ोर होता जा रहा था। Under his successors, the efficiency of the imperial administration broke down। जब उसके उत्तराधिकारी हुए, उसके सक्सेसर्स हुए, जिन्होंने उसके बाद राजपाट को संभाला, वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाए, जो सदियों से उनका चला आ रहा था, वो उसको सही से काबू नहीं कर पाए। इट बिकेम increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on their powerful मनसबदार्स। ये उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया जो आगे मुग़ल एम्परर्स आए कि वो अपने मनसबदार जो कि बहुत पावरफुल थे उनके ऊपर कंट्रोल रख पाए। मनसबदार और पावरफुल हो रहे थे और वो अब उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो अपना एक इंडिविजुअल सिस्टम चला रहे थे। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर, सूबेदार्स often control the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब उन्हीं के चाचा ताऊ के बच्चे, वो जिनको अपॉइंट किया गया था सूबेदार के तरीके से, जो कि रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दीवानी और फौजदारी को संभाल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे इन पावर्स को। और जैसे उनके पास पावर आ गई तो फिर वो बात नहीं मानते थे। दिस गेव दैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। इसकी वजह से उनको असामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि पॉलिटिकल यानी कि जो
राजनीतिक पावर मिल गई थी, इकोनॉमिक पावर मिल गई थी, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, धन हो गया उनके पास में, और मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा थी मुग़ल एम्पायर की। इस पर उनका कंट्रोल हो गया। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस द पीरियोडिक remission of revenue to the capital decline। जैसे ही गवर्नर की ताकत बढ़ गई थी अपनी अपने हिस्सों के अंदर, अपनी अपनी जगहों के अंदर, तो जो उनका एक टाइम के बाद में जो वो पैसे जमा करते थे मुग़ल एम्पायर्स के बाद, मुग़ल एम्परर के पास जो रेवेन्यू जाता था उनके पास से, वो लगातार कम होता चला जा रहा था। Peasants and Zamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to these problems। जो जमींदार थे, जो किसान थे, उन्होंने भी लगातार आंदोलन किए, वो भी उनके खिलाफ खड़े हो चुके थे। नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट, जो उत्तर भारत है और जो पश्चिमी भारत है, वहाँ के हिस्सों के अंदर ये चीज़ हो रही थी, और किसान और ज़मींदार इनके खिलाफ हो रहे थे। इनकी वजह से भी इनकी समस्याएं और बढ़ गई। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटेन टैक्सेस। ये रिवोल्ट जो होती थे, ये जो आंदोलन होते थे, ये जो विरोध होता था किसानों और ज़मींदारों की वजह से, ये कई बार तो इस वजह से भी होता था कि लगातार टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, और वो टैक्सेस किसान कैसे भरते। मेहनत वो करते थे और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको पैसे देने पड़ते थे टैक्स के तौर पे, अपनी फसल का एक हिस्सा, तो इसकी वजह से भी वो नाराज़ थे। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चिफ्टियंस टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशंस। और कई बार तो जो ये पैसे जो मिलते थे, इस पैसे का इस्तेमाल जो उनका जो सरदार होता था, यानी कि जो उस हिस्से का राजा होता था, नवाब होता था, वो इस्तेमाल करता था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और इसकी वजह से वो टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा देता था और वो पैसा वो अपने लिए इस्तेमाल करता था। मुग़ल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। मुग़ल जो अथॉरिटी है वो लगातार पास्ट के अंदर भी ऐसा होता रहा है कि लोग उनके खिलाफ होते रहे हैं। But these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their positions। लेकिन अब जो ये ग्रुप है, ये इतने काबिल हो गए थे कि वो उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जहाँ से उनको पैसे से फ़ायदा होता है, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था, और वो उसका इस्तेमाल करते थे अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। द मुग़ल एम्परर्स after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of the political and economic authority into the hands of the province's governor, local chieftains and other groups। तो जो उस वक्त के जो मुग़ल राजा लोग थे, मुग़ल नवाब थे, वो इतनी पावर उनमें नहीं थी, उनकी इतनी सक्सेस इतनी नहीं मिल पा रही थी, उनको इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, इतनी ताकत उनके अंदर नहीं थी, नहीं संभाल पा रहे थे वो इस राजपाट को। वो नहीं कर पा रहे थे कि जो ये पॉलिटिकल शिफ्टिंग हो रही थी, यानी कि जो हिस्से उनके हाथ से निकले जा रहे थे, जो पैसे निकले जा रहे थे, अथॉरिटी निकली जा रही थी, जो कि गवर्नर, वहाँ के जो लोकल सरदार थे वो, और जो दूसरे ग्रुप थे वो ले रहे थे इन सब चीज़ों को, वो उनको नहीं रोक पा रहे थे। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth। इसी बीच में जो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही थी, ईरान का जो राजा है नादिर शाह, उसने दिल्ली पर अटैक किया और लूट ली दिल्ली को। 1739 में वो आया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ का जो पैसा है, जो दौलत है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो लूट करके ले गया।
और जो उसके आक्रमण के बाद अफ़गान का जो रूलर है अहमद शाह अब्दाली, उसने भी अटैक किया। वो लगातार उसने 5 बार उसने रेड किया, 5 बार वो लूट करके गया भारत को, 1748 से लेकर के 1761 तक। दिस वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761। तो हमारा भारत तो इस तरीके से लगातार इनके अटैक झेल रहा था, पहले मुग़लों का, फिर मुग़लों के बाद भी जो ईरानियन है, जो तुर्किश है, ये लगातार लूट के चले जा रहे थे। उसके बाद फिर भारत लूटा गया, पाकिस्तान सॉरी, जो ये क्या नाम है, ब्रिटिश है, इनकी वजह से। पाकिस्तान तो बाद में बना है, राइट। वो तो अब उनके बीच में आपस में चल रहे हैं मतभेद, तो वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान तो, ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ बात जो चल रही है वो पहले मुग़लों की, और उसके बाद जो ये ब्रिटिश आए उनके लिए, राइट। भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए और वैसे ही शांति बनी रहे और हमारा भारत मजबूत बना रहे, जिसकी वजह से जो और दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म हो जाए। अब आगे है रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कोफर्स। जो हार्वेस्टर्स थे यानी कि किसान रिच होते चले गए उस टाइम पर, और जो राजकोष है वो कम होता चला जा रहा था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो भी इसी वजह से, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। द फॉलोइंग इज कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर। जो नीचे जो बता रहे हैं ये एक राइटर का अकाउंट है। राइटर ने लिखा था कि उस वक्त के एम्पायर के अंदर क्या फाइनेंशियल कंगाली चल रही थी। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पॉवरिश्ड। जो बड़े बड़े मालिक थे वो बेसहाय हो चुके थे और गरीब हो चुके थे। देयर पीजेंट्स रेज 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasant's hands, like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. जो किसान थे वो एक साल के अंदर 2 फसलें उगाते थे, लेकिन जो लॉर्ड है, जो मालिक हुआ करते थे, जो उनसे रेवेन्यू गेट करते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ना तो उनके जो एजेंट्स हैं, अब वो उनके जो एजेंट्स हैं वो क्या हो गए थे, वो भी किसानों की आर्थिक कठपुतली टाइप में बन चुके थे। जैसे कि अभी पेशेंट हुआ करते थे उनके घरों के अंदर, जब वो डेप्ट नहीं दे पाते थे तो उनको घरों में बंद कर दिया जाता था जब तक कि वो पे नहीं कर देते, एक प्रिजनर के तरीके से। अब वैसी ही हालत अब इनकी हो चुकी थी। उनको बस पैसे नहीं मिल रहे थे। किसान उगा तो रहे थे फसल, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, रेवेन्यू उनको कलेक्शन नहीं हो रहा था। तो फिर जो उनका कोष है वो खाली होता चला गया। सो कंप्लीट इज द कोलैप्स ऑफ ऑल order and administration that thought the peasant reaps a harvest of gold. His lord does not see as much as a wisp of straw. तो टोटल ही कोलैप्स हो चुका था, गिरावट की तरफ बढ़ चुकी थी शासन व्यवस्था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोचती थी, जो राजा महाराजा, जो नवाब है, वो सोचते थे कि किसान अपने खेतों में सोना उगाते हैं, लेकिन उनके लॉर्ड को एक तिनका भी नहीं मिलते था, थोड़ा सा भी उनको कुछ नहीं मिलता था। हाउ देन कैन द लॉर्ड कीप द आर्म्ड फोर्स ही शुड। तो कैसे जो लॉर्ड है, जो राजा है, जो नवाब है, वो अपनी आर्म फोर्स को रखेगा, कैसे वो सिपाहियों को रख पाएगा।
How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out? Or the horseman who should ride behind him? तो वो कैसे, तो वो उन किसानों को भी, जो उन सिपाहियों को भी पे कर पाएगा जो कि उसके आगे आगे चलते थे जब वो कहीं बाहर जाता था? या फिर उन हॉर्समैन को, उन राइडर्स को, उन घुड़सवारों को पे करेगा जो उसके पीछे पीछे चलते थे? अब यहाँ पर है नादिर शाह का अटैक के बारे में। Nadir Shah attacks Delhi. The devastation of the Delhi after Nadir Shah's invasions was described by contemporary observers. जो दिल्ली के अंदर हुआ, जो तबाही दिल्ली के अंदर आई नादिर शाह की वजह से, नादिर शाह के अटैक की वजह से, वो एक जो उस वक्त के जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, वो नीचे हम अभी देखेंगे। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। जो मुगलों के खजाने के अंदर से जो पैसे लूटे गए, जो वेल्थ लूटी गई, हीरे जवाहरात लूटे गए, उसको डिस्क्राइब कर रखा है। 60 lakhs of rupees and some thousands gold coins, nearly 1 crore worth of gold, were nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. ये तो सारे पैसों के बारे में बता रखा है। और जो ये लोग यहाँ की औरतों को उठा के ले जाते थे, बच्चों को उठा के ले जाते थे, वो तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ये आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो सब कुछ बताया जाएगा, कितने ज़्यादा जलील लोग थे ये, कितने ज़्यादा घटिया किस्म के लोग थे ये। लगभग 60 लाख रुपए और 1000 गोल्ड कॉइन्स, लगभग 1 करोड़ की कीमत के जो जवाहरात, लगभग 50 करोड़ की कीमत के जो ज्वेल्स है, यानी कि हीरे मोती, वो, और ज़्यादातर वो तो क्या थे, बेजोड़ थे, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं और मुश्किल से मिलते हो। एंड द अबव इंक्लूडेड, इसके अंदर एक जो पिकॉक थ्रोन भी था, जो कि मयूर सिंहासन था, वो भी इसमें शामिल था। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेशंस इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली। जो दूसरी बात जो किसी ने डिस्क्राइब किया है इस हमले का, जो दिल्ली पर असर हुआ, उसको डिस्क्राइब कर रखा है। दोज हु हैड बीन मास्टर्स वर नाउ इन डायर स्ट्रेट्स। जो कभी पहले मास्टर हुआ करते थे, अटैक के बाद वो ख़राब सिचुएशन में आ गए। ओबियसली आएंगे ना, सब कुछ लूट लिया गया था, और फिर उन्होंने लोगों के साथ भी अच्छा काम नहीं किया था, तो लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। एंड दोज हु हैड बीन रेवर्ड couldn't even get water to quench their thirst। और जो कभी पहले मालिक हुआ करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, ओबियसली डर की वजह से, पैसे की वजह से, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी भी देने वाला कोई नहीं था। द रिकल्सिस वर पुल्ड आउट ऑफ देयर कॉर्नर्स। और जो कोई साधु संत फकीर हुआ करते थे, या जो अलग थलग लोग रहते थे, उनको कान पकड़ करके उनकी जगहों से बाहर निकाल दिया गया था। द वेल्दी वर टर्न इनटू बेगर्स। पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग हैं, उनको दर दर का भिखारी बना दिया गया था। दोज हु वंस सेट द स्टाइलो इन क्लोथ्स नाउ वेंट नेक्ड। जो कभी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते थे, उनके सारे कपड़े निकाल दिए गए, वो नेक्ड हो गए, कपड़ों के बिना हो गए। एंड दोज हु ऑन प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस। और जिनकी पहले बहुत प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो अब बेघर हो गए थे। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वॉज टर्न इनटू रबल। जो नया शहर बसाया गया था शाहजहानाबाद, वो अब मलबे में कन्वर्ट हो चुका था।
Nadir Shah then attacked the old quarters of the city and destroyed a whole world that existed there. नादिर शाह ने अटैक किया था उस सिटी के हिस्सों के अंदर जो पुराने थे, और सब कुछ वहाँ पर उसने जो भी कुछ था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये है कहानी, ये है एक चित्र वर्णन कि उस शहर का, दिल्ली का क्या हाल हुआ जब उसने अटैक किया था। ऑलरेडी अंडर सीवियर, अब तो आप कितने ज़्यादा लकी है जो ऐसी देश में ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। कोई आपको कोई कुछ कहे तो आप थाने में पहुँच जाते हो, पुलिस वाले से पहुँच जाते हो, वो भी डरते हैं कि ये पुलिस का केस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अब नहीं होती है। आप एक अच्छा, बस आपकी टेंशन क्या है, एक पैसे कमाने की है। पैसे कमाओ, अपने घर को अच्छे से चलाओ, आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो कितने ज़्यादा लकी हो। पहले कितना गलत काम होता था। जो पैसे वाले लोग होते थे, जो नवाब होते थे, जो सूबेदार होते थे, वो पैसे छीन लेते थे। बड़े जालिम लोग थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था इतना अच्छे से, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। तो आपको तो बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि आप बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं अभी। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर्स फ्रॉम ऑल साइड्स द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय द कंपटीशन अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। अब ये तो सब हो ही रही थी, इसके साथ साथ इन सभी प्रेशर्स के बावजूद चारों तरफ से जो पड़ रहा था, एम्पायर्स लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा था, जो कि नोबल्स के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। जो शाही घराने के लोग थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स और फ्रैक्शंस। उनको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, वे 2 गुटों में कन्वर्ट हो गए थे, द ईरानियंस एंड तुरनिस, नोबल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट। अब वो 2 गुटों में बट गए थे, जो थे ईरानियंस और तुर्निस, जो कि तुर्किश के डिसेंट्स थे, यानी कि तुर्किश उनके पूर्वज थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द आइदर वन और द अदर ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। काफ़ी समय तक जो बाद में आने वाले मुगल एम्परर्स थे वो इनके ही हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। जो ये पावरफुल ग्रुप्स थे 2 जो हमने ऊपर देखे, ईरानियंस और तुर्निस। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर्स, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन, बदतर से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन समझ लो इसको, जो बेइज्जती वाली थी, ख़राब थी, वो हुई। क्या हुई? फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक जो रहे, और जो आलमगीर 2 1754 से 1759 5 साल तक ये हैं, और ये 6 साल तक इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई, एसिनेटेड। एंड 2 अदर आलम अहमद शाह 1748 to 1754 and Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their nobles। इनको इनकी आँखों को फोड़ दिया गया, इनको अंधा कर दिया गया इनके ही लोगों के द्वारा, शाही लोगों के द्वारा। तो ये आपस में लड़ मर करके कमज़ोर हुए जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या आगे हुआ। ओके, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।